इंडिया का जो स्मार्टफोन का मार्केट है ना बहुत ही ज्यादा बदल गया। एक जमाने में 5 ब्रांड 10 ब्रांड हुआ करते थे, फिर 90 100 हुए और पीक टाइम पे इंडिया के अंदर 300 से ज्यादा ब्रांड होते थे। लेकिन आज के समय में मामला सिर्फ लगभग 30 से कम ब्रांड पे अटक गया। यस, आप सही समझे, अभी भी इंडिया के अंदर तकरीबन 25 से 30 ब्रांड है स्मार्टफोन कैटेगरी के अंदर जो यहाँ पे ऑपरेट करते हैं, लेकिन आप शायद 10 या 15 से ज्यादा उनके नाम नहीं जानते होंगे। तो इंडिया का मार्केट कहाँ था, क्या है, क्या चल रहा है और हाँ फ्यूचर में क्या होने वाला है, ये तो आपको जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि फ्यूचर में कुछ कंपनीज की हालत थोड़ी सी खराब है और हो सकता है एक दो चाइनीज कंपनी मार्केट से निकल भी जाए। कहानी काफी इंटरेस्टिंग चल रही है। मैं आपको चाहता हूँ कि आप पूरा वीडियो एंड तक देखा, कोई भी पार्ट मिस मत करना। सबसे पहले तो यार स्मार्टफोन वाले स्पेस की कहानी तकरीबन 2010 से शुरू होती है, जब इंडिया के अंदर पहली बार एंड्रॉइड बेस्ड स्मार्टफोन्स का चालू हुआ था आना, जहाँ पे HTC, LG और सैमसंग जैसी कंपनीज ने अपने फोन्स थे निकाले। लेकिन उसके बाद 2012 से जब माइक्रोमैक्स जैसी कंपनीज मार्केट में आई और उन्होंने अपने मोबाइल फोन्स के अंदर स्मार्टफोन कैटेगरी को इंट्रोड्यूस किया, तब से कहानी में एक बदलाव आना शुरू किया। और 2012 और 13 एक ऐसा समय था जब इंडिया के स्मार्टफोन स्पेस के अंदर इंडियन कंपनीज धीरे धीरे ज्यादा नंबर ऑफ फोन्स बेचने लगी थी, जहां पे इंडिया के अंदर उस जमाने में हालत इधर ये हो गई थी कि हर एक कंपनी अपने बाहर जाती थी, चाइना से फोन उठाती थी, अपना लोगो लगा के बेचा करती थी। और सिर्फ कहानी कंपनी से लिमिटेड नहीं थी, कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स भी थे उस समय इंडिया के अंदर जो बाहर चाइना जाते थे, मोबाइल फोन्स को लेते थे, इंडिया में लेकर आते थे। और उस जमाने में आपने स्पाइस, कार्बन, माइक्रोमैक्स, लेमन ऐसे बहुत सारे अलग अलग ब्रांड्स देखे होंगे। और 2014 तक इन ब्रांड्स का जो नंबर था वो 200 प्लस और इवन 300 तक भी यहाँ पे रीच कर गया था। और 2014 वही एक जमाना है जहां पर आपकी चाइनीज कंपनीज इंडियन फोन मार्केट के अंदर एंटर करती है, जिसमें Xiaomi, Vivo, Oppo ये होती है। इसके अलावा एक और बात आपने ऑब्जर्व करी थी कि उस जमाने में इंडिया के हर शहर के अंदर आपको अलग टाइप के ब्रांड देखने को मिलते थे और कई ब्रांड ऐसे थे जो रीजन एक्सक्लूसिव थे। कोई ब्रांड कहीं आपके किसी बड़े शहर के अंदर था, कोई साउथ में मिलता था तो कोई नॉर्थ में मिलता था, कोई वेस्ट का लगता, कोई ईस्ट का लगता। इस तरीके के मल्टीपल ब्रांड्स यहाँ पर एग्जिस्ट करने लगे थे, जिस वजह से मार्केट में कंपटीशन बढ़ा था। क्योंकि देखा जाए स्मार्टफोन एक ऐसा टूल यहाँ पर बना था जो इंडिया के अंदर पहली बार लोगों को एक्सेस मिला था जिसके थ्रू इंटरनेट यूज करने का। और इंडिया एक मोबाइल फर्स्ट नेशन के रूप में सामने था, जहां बाकी दुनिया पहले कंप्यूटर लैपटॉप पे गई, इंडिया में ज्यादातर लोगों ने कंप्यूटर लैपटॉप पे इंटरनेट यूज ना करते हुए सीधे मोबाइल फोन के ऊपर गए। और उसके अंदर स्मार्टफोन एक काफी इंपॉर्टेंट स्पेस था, जिसके अंदर 2013 से लेकर 16 तक एक काफी क्रेजी ईयर रहा। अलग अलग कंपनीज आई मार्केट में, बहुत सारा कंपटीशन हो रहा था और सब लोग आपस में काफी ज्यादा फाइट कर रहे थे, जिसके अंदर अफोर्डेबल कैटेगरी में 3G फोन्स भी आ गए थे और 4G फोन्स भी आ गए थे। लेकिन 2016 से लेकर 2020 का एक ऐसा टाइम था जब चाइनीज कंपनीज ने बिल्कुल ही मार्केट को पूरी तरीके से डोमिनेट कर दिया। और वो जमाने का वन ऑफ द की रीजन जियो है। जियो उस जमाने में 4G टेक्नोलॉजी को ले आया था और यहाँ पे जितनी भी चाइनीज कंपनीज थे उनके पास 4G का एक्सपीरियंस था चाइना से, और वो लोगों ने अपना जो 4G पोर्टफोलियो चाइना में था वो इंडिया में लाना यहाँ पे शुरू कर दिया था। इसके साथ ही वही एक जमाना था जब चाइनीज कंपनीज ने इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करना भी धीरे धीरे शुरू कर दिया था। हालांकि वो एक असेंबलिंग ही हुआ करती थी, लेकिन फिर भी इंडिया के अंदर धीरे धीरे फोन तो यहाँ पे बनना शुरू हो चुके थे। इसके साथ ही यहाँ पे जितनी भी कंपनी जो सिर्फ रीब्रांडिंग का खेल कर रही थी, R&D में इन्वेस्ट नहीं कर रही थी, वो धीरे धीरे मार्केट से आउट हो गए। इवन ये भी बता सकता हूँ कि कई सारी ऐसी कंपनीज थी जो यहाँ पे मार्केट के अंदर मैन्युफैक्चरिंग पर नहीं आ पाई, तो वो आउट हो गए। और इंडिया में जब इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन ज्यादा हो गए तो बाकी सारी कंपनीज भी यहाँ पे मार्केट से आउट हो गई और वही कंपनी मार्केट में आगे बढ़ी जिसने शुरुआती दिनों में मैन्युफैक्चरिंग में एक्सपेंशन कर रखा था और धीरे धीरे R&D करके कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स यहाँ पे बना रही थी, जिस वजह से चाइनीज कंपनीज का काफी बड़ा एडवांटेज मिला। और देखा तो 2016 से लेकर 20 का एक ऐसा एरा था जिसके अंदर चाइनीज ने अपनी स्ट्रॉन्ग डोमिनेंट और अपनी ब्रांड वैल्यू यहाँ पे बना दी, जहाँ पे Xiaomi थी, Vivo थी, Oppo थी, OnePlus थी, इवन Realme जैसी कंपनी की भी एंट्री हुई थी, इवन Poco की भी एंट्री वहीं से हुई थी 2018 के अंदर। लेकिन एक खास बात मैंने यहाँ पर ऑब्जर्व करी, वो ये थी कि उस जमाने में प्राइस वॉर और स्पेसिफिकेशन वॉर बहुत जबरदस्त थी, क्योंकि हर एक कंपनी ये चाहती थी कि इंडिया में डिजिटल रिवॉल्यूशन आ चुका है, लोग 4G के ऊपर जल्दी से जल्दी मूव कर रहे हैं। और ये वो जमाना था जब कई साल लोग अपना पहला या मैक्सिमम कुछ केसेस में दूसरा फोन यहाँ पे ले रहे थे, जिस वजह से इंडिया के मार्केट को बिल्कुल ही पेनिट्रेट कर दो। जहाँ पे Xiaomi जैसी कंपनी की स्ट्रेटेजी इधर ये थी, जहाँ पे सस्ते में एक अच्छी क्वालिटी का स्मार्टफोन लेकर आओ, उन्होंने वो किया। Oppo, Vivo की स्ट्रेटेजी ये थी, हम लोग यहाँ पे मार्केटिंग और ट्रेडिशनल रूप में जाएंगे और ऑफलाइन के अंदर अपनी प्रेजेंस बनाएंगे। तो Xiaomi जैसी कंपनी ऑनलाइन में किंग बनी, Oppo, Vivo ऑफलाइन में बने। इवन उस जमाने में सैमसंग ने भी अपनी पूरी स्ट्रेटेजी बदल दी। ऑन सीरीज, J सीरीज ये सब उसने बंद करके यहाँ पे अपनी A सीरीज, M सीरीज और F सीरीज को इंट्रोड्यूस
इंट्रोड्यूस किया और 2020 तक ये स्पेसिफिकेशन वाला गेम यहाँ पे काफी ज्यादा चला। लेकिन 2020 में जब पेंडेमिक हिट होता है तब कहानी में चेंजेस आते हैं। तब यहाँ पे जीएसटी भी मोबाइल फोन के अंदर इंक्रीज हो जाता है, यहाँ तक कि मोबाइल फोन के अंदर उनसे बना पाने की कॉस्ट भी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। ग्लोबल सप्लाई चेन हिट करती है और यहाँ पर जो कंपोनेंट्स होते हैं वो भी टाइमली आ नहीं रहे होते, जिस कारण से जो काफी सारी कंपनीज रहती है अपने मोबाइल फोन के रेट धीरे धीरे इंक्रीज करना शुरू करते हैं, जिस वजह से यहाँ पे मोबाइल फोन के अंदर एक नया ट्रेंड की शुरुआत होती है जिसे हम आज भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, और वो होता है प्रीमियमाइजेशन ट्रेंड। जहाँ पे हर एक कंपनी जहाँ पहले अफोर्डेबल फोन्स बना रही थी और मोबाइल फोन के अंदर ज्यादा इनोवेशन दे रही थी, अब वो चीज थोड़ी सी यहाँ पे स्लोथ होती हुई नजर आती है। हालांकि ऐसा नहीं कि बिल्कुल इनोवेशन खत्म हो जाता है। यहाँ पे 2022 में जब 5G इंडिया में एंटर होता है उसको लेके हर दूसरी कंपनी 5G इनेबल्ड फोन्स यहाँ पे निकालने लगती है और इंडिया के मार्केट के अंदर एक 5G का एक बहुत अच्छा रिवोल्यूशन देखने को मिलता है, जहाँ पे आज के समय में 8,000 रुपए के ऊपर का हर एक फोन यहाँ पे 5G इनेबल्ड होता है। इसके साथ ही मोबाइल फोन स्पेस में एक और बात देखी मैंने, यहाँ पे ज्यादातर जो कंपनीज थी जहाँ पहले बहुत बड़ा वॉल्यूम बेचा करती थी मोबाइल फोन का, वो उसके बाद भी कुछ समय तक कंटिन्यू रहा, लेकिन फिर धीरे धीरे ये चीज कम होने लगी। और उसके पीछे का रीजन ये था कि मार्केट अब एक सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंचने लगा, जहाँ पे जो लोग मोबाइल फोन्स को लेते थे वो ऑलरेडी ले चुके थे और जो लोग अपग्रेड करना चाहते थे उनका अपग्रेड साइकिल जहाँ पहले सिर्फ 12 महीने होता था अभी के समय में 36 से लेकर 40 मंथ्स तक इंक्रीज कर चुका है। और मोबाइल फोन के अंदर जो क्वालिटी रहती है प्रोडक्ट की वो भी बढ़ चुकी है, यहाँ तक कि कैमरा टेक्नोलॉजी में भी इनोवेशन आ चुका है, बैटरी भी काफी इंप्रूव हो चुकी है, सारी चीजें। यानी कि इनोवेशन तो अपने रास्ते चल ही रहा है, लेकिन वो चीज कंज्यूमर के लिए अब उतनी ज्यादा बेनिफिट इतनी दिखाई नहीं दे रही है, जिस कारण से कई सारी कंपनीज को वही मोबाइल फोन बेचने में अब दिक्कत आने लगी। इस वजह से हर एक कंपनी ने अब ये डिसाइड किया कि वो अब इंडिया के प्रीमियम मार्केट में खेलेंगे, क्योंकि इंडिया के अंदर प्रीमियम मार्केट काफी ज्यादा तेजी से राइज हुआ और वो था 30,000 के ऊपर वाला। 30,000 के नीचे फोन अभी भी बिकते हैं और काफी मेजोरिटी फोन 10 से 30,000 की रेंज में ही बिकते हैं, लेकिन प्रीमियम में सिर्फ इसलिए खेलने लगे क्योंकि जहां पहले वो लोग काफी सारे फोन्स बेचा करते थे, अब क्या होता है कि मोबाइल फोन्स की सेल्स उतनी वॉल्यूम में नहीं हो रही जितनी वॉल्यूम में हुआ करती थी। और इवन प्रॉब्लम उन्हें ये हो गई कि कंपनी को अगर आप सस्टेन कर रहे हैं तो उसे ज्यादा महंगे फोन्स बेचने पड़ेंगे, तभी कंपनी यहाँ पे सस्टेन कर पाएगी, जिस वजह से कई सारी कंपनीज को आज के समय में प्रॉब्लम और इश्यूज यहाँ पे फेस करने पड़ रहे हैं, जिसके अंदर आने वाले फ्यूचर में ये हो सकता है कि कोई कंपनी जो आने वाले समय में इवॉल्व ना कर पाए वो मार्केट से आउट भी हो सकती है। ये कहानी बिल्कुल नोकिया जैसी हो सकती है। नोकिया जैसी कंपनी जिसने टाइम के साथ इवॉल्व नहीं किया, एंड्रॉइड को नहीं अपनाया, विंडोज के रास्ते गई, बहुत गलत डिसीजन लिए, तो मार्केट से यहाँ पे बिल्कुल ही खत्म हो गई। ब्लैकबेरी के साथ सिमिलर केस हुआ, HTC के साथ सिमिलर केस हुआ, LG के साथ केस हुआ। ये सेम चीज अब किसी चाइनीज कंपनी के साथ स्पेशली हो सकती है, क्योंकि चाइनीज के लिए इंडिया में अब बिजनेस कर पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया है और काफी रूल्स रिस्ट्रिक्शंस आ गए, जिस कारण से कई सारी चाइनीज कंपनीज थोड़ी सी प्रॉब्लम में भी है। इन सब के चक्करों में जो ग्लोबल हेडक्वार्टर होता है ना, उसके लिए भी इंडिया वो प्राइमरी पोजीशन नहीं रह गया जो 16 से लेकर 20 के जमाने में हुआ करता था। यानी कि 2000 से 20 में चाइनीज कंपनी अपने हर एक फोन को इंडिया में लाती थी और बहुत एग्रेसिवली काम करते थे। अब वो चीज यहाँ पे थोड़ी सी कम हो गई। हालांकि यहाँ पर एक ऐसी कंपनी है जिसको यहाँ पे सबसे बड़ा बेनिफिट मिला और वो थी एप्पल। एप्पल ने 2020 में एक ऐसा यहाँ पे कमाल करा जिस कारण से एप्पल की कहानी बदल गई और एप्पल अब 2030 तक यानी आने वाले 5 साल में इंडिया के 10% मार्केट शेयर को यहाँ पे ग्रैब करने का प्लान कर रही है। बेसिकली एप्पल ने तो शुरुआत करी थी आईफोन बेचने से, लेकिन वो चाइना से इंपोर्ट होते थे, लेकिन आईफोन ऐसे यहाँ पर एक ऐसा फोन था जिसे धीरे धीरे इंडिया में बनाना शुरू किया और 2020 में जब वो अपना एप्पल का ऑनलाइन स्टोर इंडिया में लेकर आए उसका उसे बहुत बेनिफिट मिला। उसके बाद एप्पल के फोन्स की सेल्स भी बढ़ी, डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ा और धीरे धीरे जो प्रीमियमाइजेशन का ट्रेंड आया ना, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट एप्पल को इधर मिला है। हालांकि एक सवाल यहाँ पे जानने की जरूरत है कि अगर हर किसी के पास अगर एप्पल का आईफोन आ जाएगा तो क्या एप्पल के आईफोन की वही वैल्यू रह जाएगी जो वो अभी के समय में, या उसकी वैल्यू कम हो जाएगी? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इसके साथ ही एंड्रॉइड के अंदर देखा तो आने वाले समय कुछ काफी इंटरेस्टिंग चेंजेस हो सकते हैं। सबसे पहले तो हर एक कंपनी कम से कम फोन्स लॉन्च करेगी, क्योंकि कुछ कंपनी ऐसी थी जो हर हफ्ते फोन लॉन्च किया करती थी, वो सब बंद होने वाला है। लिमिटेड लॉन्चेस के ऊपर काम होने वाला है और सिर्फ सिलेक्टेड फोन के ऊपर काम होगा और बहुत ही स्मार्टली यहाँ पे कंपनी काम करेगी, क्योंकि अगर वो अंधाधुंध यहाँ पे फोन लॉन्च करते रहेंगे इन द एंड इससे उन्हें ही यहाँ पे नुकसान था। इसके साथ ही ये भी मैं समझ गया कि यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन चलता रहेगा और एआई एक ऐसा बज़वर्ड रहेगा जिसे हर एक कंपनी यहाँ पे लेकर आएगी। लेकिन सच बात है कि अभी तक हमने एआई का वो यूज केस देखा ही नहीं है जिसके लिए एआई यहाँ पर बना है, और वो एआई का यूज केस हम आने वाले कुछ सालों में देखेंगे, जिसके अंदर एआई का यूज केस होगा रीजनल लैंग्वेजेस का, हिंदी,
तमिल, तेलुगु, पंजाबी, बंगाली, इन लैंग्वेजेस के साथ आपको एक रीजनल जो एआई का एक्सपीरियंस होगा वो देखने को मिलेगा। और ये एक नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस होगा जो आने वाले 1 से 2 साल में आप लोग देखेंगे, और ये एक इनोवेशन वाली कैटेगरी के अंदर जाएगा। इसके साथ ही इनोवेशन वाली कैटेगरी में एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं देखूंगा, वो होगी इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना। इंडिया में असेंबलिंग तो काफी अच्छे तरीके से शुरू हो गई थी, लेकिन जो कंपोनेंट्स थे उनकी मैन्युफैक्चरिंग अभी इंडिया में नहीं होती थी। कोर कंपोनेंट अब धीरे धीरे शुरू हो रहे हैं, रास्ता बहुत लंबा है, लेकिन उस डायरेक्शन में अब हमने बढ़ना शुरू कर दिया। और कोर कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग एक बेनिफिट ये बढ़ेगा कि इंडिया एक एक्सपोर्ट हब बन के यहाँ पे सामने आएगा, क्योंकि अगर हम मोबाइल फोन अगर बाहर एक्सपोर्ट करने लगेंगे तो उसका एक बेनिफिट रहेगा। और इसके साथ ही एक प्रेडिक्शन मेरा है कि आने वाले 2 से 3 साल के अंदर हम 1-2 चाइनीज कंपनीज को इंडिया के मार्केट से बाहर होते हुए देखने को मिलेंगे, जिस वजह से मार्केट में गैप आएगा और उस गैप को हो सकता है कोई इंडियन कंपनी यहाँ पे फुलफिल करे। इवन मेरा एक प्रेडिक्शन ये भी कहता है कि इंडिया की जो कंपनीज होती है जैसे लावा हो गई, ये आने वाले कुछ साल में काफी अच्छा काम कर सकती है और मार्केट में अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन धीरे धीरे यहाँ पे बना सकती है। इसके साथ ही मैं ये भी बोल सकता हूँ कि कुछ ऐसी कंपनीज भी देखने को मिले इंडिया के मार्केट में जो टोटली यहाँ पर नहीं हो, तो वो एक इंटरेस्टिंग काम है। इसके साथ ही AI प्लस जैसी कंपनी के बारे में भी बात होगी देखने वाली कि वो फ्यूचर में किस तरीके से ग्रो करते हैं, क्या इंडिया में R&D मैन्युफैक्चरिंग ये सब कैसे सेटअप करते हैं और अपने फोन्स की क्वालिटी और बेटर प्रोडक्ट वो लोग यहाँ पे कब निकालते हैं, तो वो भी एक देखने वाली बात है। देखते हैं इंडिया के जो स्मार्टफोन मार्केट होता है ना, इसमें ट्विस्ट और टर्न्स तो बहुत ज्यादा आ रहे हैं। इंडिया में काफी सारी ग्रोथ देखी हमने, चाइनीज मोबाइल फोन की डिपेंडेंस देखी, अब मैं चाइनीज फोन की जो डिपेंडेंस होती है उसके गिरने का यहाँ पे वेट कर रहा हूँ। और कई सारी कंपनीज भी अब यहाँ पे इस चिंता में है इंडिया के मार्केट को किस तरीके से क्रैक करें। लेकिन अब देखने वाली बात है कि मार्केट अब इवॉल्व हो चुका है और कंज्यूमर भी बहुत स्मार्ट हो चुका है, उसे पता है कौन सी चीज सही है कौन सी चीज गलत है। तो अब सच बात बताऊं, अब मार्केट में अब ये होने वाला है, कोई भी कंपनी जो लोगों को बेवकूफ समझेगी वो यहाँ पे मार्केट में शायद सर्वाइव ना कर पाए, और जो कंपनी लोगों की जरूरत को समझ के सही प्रोडक्ट बनाएगी वही शायद मार्केट में टिकी रहे। देखते हैं यहाँ पर आने वाले समय में क्या रहता है। लेकिन इंडिया का जो स्मार्टफोन मार्केट है वो काफी तेजी से सही हो गया, जहाँ पे इतनी सारी कंपनीज थी और अभी लिमिटेड कंपनीज रह गई, तो अभी भी यहाँ पे और बड़े चेंजेस अभी आने की जरूरत है और हो सकता है मार्केट और ज्यादा कंसोलिडेट हो जाए। और ये भी देखने वाली बात होगी जो प्रीमियमाइजेशन का खेल जो हर दूसरी कंपनी चला रही है ना, ये लोगों को कन्विंस कैसे करते हैं अपने प्रीमियम फोन खरीदने के लिए, क्योंकि 5-10 हजार 15 हजार का फोन तो आप बेच सकते हो, लेकिन 30-40 हजार का फोन उसी ब्रांड के अंदर आज भी लोग हजम नहीं कर पाते इस बात को। ये बहुत बड़ा चैलेंज है जो ज्यादातर चाइनीज फेस कर रहे हैं। इस चैलेंज से वो निकलेंगे या नहीं निकलेंगे जो भी होगा आने वाले फ्यूचर में बात करेंगे, लेकिन हाँ, स्मार्टफोन इंडस्ट्री के अंदर कई सारी नई नई चीजें हम आने वाले समय एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखते हैं कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे काम होता है यहाँ पे। और आप लोगों को अगर इस वीडियो में कुछ भी इंफॉर्मेशन देखने को मिली हो, कुछ भी नया कुछ सीखने को मिला ना, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू बने रहने की। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।